हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की कॉमिक्स बर्फ की चिता का पार्ट 2। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कॉमिक्स को। एक बटन दबा और पानी का बहाव धीरे धीरे बंद हो गया। अब तो पानी सिर से ऊपर हो रहा है। अबे अभी कहाँ, अभी तो पानी सिर्फ घुटनों तक ही आया है। अगर बात समझ में ना आए तो चोंच बंद ही रखा करो। मेरा मतलब है कि अब बात हद से बढ़ गई है। अब इस लड़के को काबू में करना ही पड़ेगा। ध्रुव बेखबर नीचे गिरे पत्थरों को ध्यान से देख रहा था और उसके चारों ओर शिकंजा कसता जा रहा था। उधर जिंगालू का मन बेचैन था। मैंने तो ध्रुव को मार ही डाला था, पर फिर भी उसने अपने को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, और मैं इस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर, और अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अचानक तभी, यह कौन है? पिताजी ने तो किसी भी यति को शाम के बाद बाहर निकलने को मना किया है। यह जा भी उधर ही रहा है जिधर ध्रुव गया था। इसके छुप छुपा कर जाने के अंदाज से साफ पता चल रहा है कि इसके इरादे नेक नहीं है। इसका पीछा करके देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कर रहा है। उधर ध्रुव 3 प्राणियों के बीच में घिरा था और सबके हाथ में वही खतरनाक हथियार थे। ध्रुव ने पुरानी चाल एक बार फिर आजमानी चाहिए, लेकिन क्लैप! इस हथियार की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये मेरी हत्या करने में भी नहीं हिचकेंगे, लेकिन ताड़! यह भी पक्का है कि ये हथियार का इस हथियार का प्रयोग अपने ही साथी पर नहीं करेंगे, और इस बीच मैं अपना काम कर लूंगा। ध्रुव का निशाना अचूक था। बाकी दोनों प्राणियों के हथियार भी गहरी खाई में जा गिरे। अब मुकाबला 3 से 1 का था, और ध्रुव की नज़र में यह मुकाबला बराबर का था। अब मैं जो कुछ करूंगा उसके लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। ये तो गया, लेकिन इतनी देर में इसके दोनों साथी मेरे पास आ पहुंचे हैं। अच्छा ही हुआ, वरना मुझे चलकर इनके पास जाना पड़ता। आ ता धार! ये गया नंबर 2। धम! गुस्से से भरे ध्रुव के हर बार में बुलडोजर की सी ताकत भरी हुई थी। अब नंबर 3 की भी खबर लूं। पहले इनको अच्छी तरह से पीट कर अपना गुस्सा निकाल लूं, इसके बाद इनसे पूछताछ करूंगा। खेल लगभग खत्म हो चुका था। ध्रुव लगभग जीत चुका था कि तभी उसके सिर पर पीछे से एक कायरतापूर्ण वार हुआ और ध्रुव का मस्तिष्क दूसरी बार अंधेरे में डूबता चला गया। जिंगालू यह सब देख रहा था। तो मेरा शक सही निकला। हमारे दल का कोई यति इन प्राणियों से मिला हुआ है, वरना यह कभी हो ही नहीं सकता था कि ये प्राणी हमारी नाक के नीचे रहे और हमको पता तक ना चले। लेकिन अब ये ध्रुव को कहाँ ले? वाह! चट्टान का एक हिस्सा दरवाजे की तरफ खुल रहा है, यानी यह चट्टान ही इनके छुपने का गुप्त स्थान है। मैं अभी इन सबको नहीं, इस वक्त मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मुझे मदद जुटानी होगी, लेकिन कैसे? अगर पिताजी के पास जाऊं तो वे फिर कह देंगे कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। बाद में वे गद्दार यति को चाहे मृत्युदंड दे दें, लेकिन तब तक ध्रुव का क्या होगा? अचानक जिंगालो की आंखें चमक उठी। हाँ, एक जगह से मदद मिल सकती है। उधर ध्रुव को जब होश आया, हा हा हा! जाग गए बच्चे? हमारे सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो हिंदुस्तानी बोल रहे हो? कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे जीवन दाता हैं लड़के। तुम अब तक हमारी कृपा से ही जीवित हो। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी कृपा पर जिंदा है, लेकिन तुम हो कहाँ के? तुम जैसे प्राणी तो मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे। हा हा हा! सुनो इसकी बात। यह तो हम लोगों को अभी से दूसरी दुनिया में पहुंचा दे रहा है। मेरे ख्याल से इसको असलियत बताने में कोई हर्ज नहीं। जरूर, लेकिन यह सब बताने से पहले इस खतरनाक लड़के को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। एक बटन दबाओ। ध्रुव के चारों तरफ रोशनी की क्षणें खड़ी हो गई। तो बच्चे, मरने से पहले अपनी मौत को अच्छी तरह से देख लो। तुम कमीनों, हमारे देश को तबाह करने की तुम्हारी नापाक कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। पूरी नहीं होंगी? नादान लड़के! इस वक्त तुम उसी चट्टान के अंदर हो जिसके नीचे से उबलता पानी आ रहा था। ये चट्टान वास्तव में एटॉमिक जनरेटर की बिल्डिंग है। इस वक्त तुम्हारे आसपास वही एटॉमिक जनरेटर है, और जब तक हमारा जनरेटर चालू रहेगा तब तक हम इसकी प्रचंड ऊष्मा के जरिए बर्फ को पिघलाकर तुम्हारे देश को डुबाते रहेंगे। हम तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे कि तुम्हारा देश बिना किसी प्रतिरोध के हमारा गुलाम बन जाएगा। और ये सूट जिनको पहनकर हम तुमको दूसरे ग्रह के प्राणी लगते हैं, वास्तव में एंटी रेडिएशन सूट हैं। हमारी पिस्तौलें भी अणु शक्ति से चलती हैं, समझ गया? लेकिन इस स्थान पर इतना बड़ा एटॉमिक स्टेशन बनाना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। इसमें जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की है। कौन है वह?
तुम ठीक समझे, अपने पीछे मुड़कर खुद ही देख लो। यतिराज तुम! झटका लगा तो लेकिन हल्का-सा। तुम्हारे मुँह से ट्रांसमीटर शब्द सुनकर ही मुझे कुछ शक हुआ था। यह शब्द ऋषि-मुनि नहीं सिखाते। तुम जैसे गद्दारों के कारण ही हमारा देश सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा। तुमने अपने ही देश को बेच दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ बेटे, तुम्हें मुझको देखकर झटका तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। पहली बात तो यह है कि हम भारत की सीमा में रहते ज़रूर हैं, लेकिन इस देश के नागरिक नहीं हैं, इसलिए मैं गद्दार नहीं हूँ। इधर कुछ सालों से हिमालय पर मनुष्यों का आवागमन इतना बढ़ गया है कि हम यतियों का छिपे रहना असंभव हो गया। यह पक्का हो गया कि आने वाले सालों में कोई न कोई हमें अवश्य ढूँढ निकालेगा। तब मैंने बेहतर यही समझा कि मैं खुद ही हथियारों को लेकर किसी देश की शरण में चला जाऊं, और इस क्षेत्र के देशों में जो मुझे ज़्यादा ताकतवर लगा, मैं उसी देश की शरण में चला गया। ताकतवर की शरण में जाने से ज़्यादा अच्छा दयावान की शरण में जाना होता है यतिराज। यदि तुम भारत को अपना दोस्त समझते तो तुम्हारे एक एक यति की खातिर हमारे 100 जवान हंसते हंसते कुर्बान हो जाते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम किसी को यह नहीं बता पाओगे कि तुमने क्या देखा। 1 मिनट। अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं यतिराज, तो इन्होंने तुम्हारे बेटे जिंगालू पर हमला क्यों किया? हा हा हा! मैंने भी इनसे पहला सवाल यही किया था। दरअसल मेरे सिवा और कोई यति मेरे इन दोस्तों के बारे में नहीं जानता है। इनके बारे में मैं यतियों को सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। जिंगालू को दूर से आते देखकर इन लोगों ने समझा कि मैं इनसे मिलने आ रहा हूँ, पर पास आकर इनको अपनी भूल का एहसास हुआ। तब तक जिंगालू उनको देख चुका था। अब इनके सामने सिर्फ यही रास्ता था कि मेरे आने तक जिंगालू को बंदी बनाकर रखें, ताकि मैं आकर उसको सारा माजरा समझा सकूं। लेकिन जिंगालू सारा माजरा समझने के लिए खुद ही आ गया था। मुसीबत में दोस्त ही काम आता है भरिंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। फिक्र मत करो दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अंदर अनसुख देखो, एक और यति। यह तो जिंगालू है। लगता है इसको कुछ शक हो गया है। इस बार इसको जाने देना खतरे से खाली नहीं है। तुम जाकर चुपचाप इसका पीछा करो, देखो कि यह क्या करता है। जरूरत पड़ने पर अणु पिस्तौल का प्रयोग करना, पर मैं अकेला ही। अगर 2 लोग साथ गए तो यतिराज को शक हो सकता है। लेकिन बाहर जाने की क्या जरूरत है? वीडियो स्क्रीन पर सब कुछ दिख तो रहा है। लेकिन बर्फ गिरनी शुरू हो गई है गधे। जल्दी ही हमारे कैमरों के लेंस बर्फ में ढक जाएंगे, फिर हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तू जाता है डरपोक, क्या तुझे लात मार कर भेजूं? हमारी चाल कामयाब रही भरिंगा। चट्टान का दरवाजा खुल रहा है, अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। तो कहाँ गया वह जिंगालू का, मेरा मतलब इतिराज का बच्चा? वह रहा, लेकिन वह तो चट्टान से दूर जा रहा है। इस चट्टान पर चढ़कर देखूं तो दूर तक दिखाई पड़ेगा। हंसुक ने एक पैर चट्टान पर रखा और तभी चट्टान खड़ी हो गई। साथ ही एक पत्थर जैसा हाथ प्राणी के शरीर से आ टकराया। बेहोश होने से पहले हंसुक चीख भी नहीं पाया। शाबाश भरिंगा, लेकिन झिंगालू, जरा आकर तो देखो यह कौन है। यह तो अब मुझे सारा माजरा समझ में आ रहा है। तुम तुरंत जाकर रतियों को यहाँ बुला कर लाओ। तब तक मैं इन दुष्टों से निपटता हूँ। और चट्टान के अंदर, हमने तुमको अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम अपनी आंखों से अपने प्यारे देश की तबाही देख सको। कल सुबह तक हमारी फौजें यहाँ पर पहुंच जाएंगी और फिर तुम हमसे दया की भीख मांगोगे। कल सुबह? यानी भारतीय फौजें यहाँ पर कल शाम से पहले तक नहीं पहुंच सकती हैं? यानी इस महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र पर इन दरिंदों का अधिकार हो जाएगा। तुमने हमारी योजना देखी है धीराज? अब तुमको हमारे दोस्त बनने का इनाम मिलेगा। हम तुमको एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी गद्दार दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं। चिंगालू बेटे तुम, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा यतिराज। अपने देश को बेचने वाला दलाल मेरा कभी बाप नहीं बन सकता। तुमने यतियों से हर कदम पर झूठ बोला। तुमने कहा कि कुछ लोग यतियों पर जासूसी कर रहे हैं। इसी धोखे में मैंने ध्रुव पर हमला किया। तुमने यतियों को झूठा डर दिखाकर शाम के बाद निकलने से मना कर दिया, ताकि तुम बेखटके अपने नए दोस्तों से मिलने आ सको। मैंने जो कुछ भी किया वह सब यतियों की भलाई के लिए ही है, और मुझे यह करने से रोकने वाला मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और तुम भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ यतिराज। जिंगालू यतिराज की तरफ लपका, और मानो दो पहाड़ आपस में टकराए। धम! गुस्से से पागल दोनों बाप बेटे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। छिया आओ हाय! यतिराज का युद्ध का अनुभव जिंगालू से कहीं ज्यादा था। धा! लेकिन जवान जिंगालू के शरीर में ताकत यतिराज से अधिक थी।
कड़ाड़ा कंट्रोल पैनल टूट गया और ध्रुव को बंदी बनाने वाली रोशनी की सलाखें गायब हो गईं। पर इस समय किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। ये दोनों बंदर तो पूरा एटॉमिक स्टेशन तोड़कर हमारी सारी मेहनत को बर्फ में मिला देंगे। इनको खत्म करके ही स्टेशन को बचाया जा सकता है। तो सोच क्या रहे हो? भून डालो उस सालों को। लेकिन इससे पहले कि उनकी अंगुलियां घातक ट्रिगर पर दब पाती, धड़ाक आ तुम लोगों को, यतिराज को सचमुच ही दूसरे से दुनिया में पहुंचा रहे थे। क्या तुम्हारी सरकार अपने दोस्तों को इनाम में सिर्फ मौत ही देती है? जो मन में आए बको, सुबह होने ही वाली है। अब हमारी फौजें यहाँ से कुछ ही दूरी होंगी और उनके आते ही तभी एक जोरदार धमाके ने बाकी सारी आवाजें दबा दी। अरे जनरेटर चालू हो गया और कंट्रोल पैनल टूट चुका है। यानी अब हम जनरेटर को बंद नहीं कर सकते। जनरेटर ने पूरी शक्ति से बर्फ को दोबारा पिघलाना शुरू कर दिया। उबलते पानी की प्रचंड धारा फिर से बह निकली। फसार। पानी का रास्ता रोकने वाले भारी पत्थर भी धारा के सामने टिक नहीं सके। जनरेटर की गति नियंत्रण से बाहर होने के कारण चोट पकड़ रही थी। तेज गति के कारण स्पार्किंग शुरू हो गई थी। भागो, जनरेटर फटने वाला है। पलक झपकते सभी बाहर निकल आए। भागो ध्रुव, तुम रुक क्यों गए? भाग कर कहाँ जाएंगे? इस एटॉमिक स्टेशन के धमाके से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाएगा। हम कुछ मिनटों में इतनी दूर नहीं भाग सकते। अब तो मरना है ही, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ ध्रुव। मैं तुम्हारा और तुम्हारे देश का दुश्मन बन गया था, लेकिन अगर तुमने अपनी जान की बाजी ना लगाई होती तो हम दोनों अब इस धरती पर ना होते। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटे। कोई बुजुर्ग मुझसे माफी मांगे यह मेरे लिए शर्म की बात है, पर अगर मेरा ऐसा करने से आपको शांति मिलेगी तो मैं फिर से आपको अपना दोस्त कहता हूँ। धन्यवाद बेटे, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मौत से तो मैं भी कभी नहीं डरा, पर इस धमाके से जो बर्फ पिघलेगी वह पानी पूरे उत्तरी क्षेत्र में विनाश की लहर। अचानक ध्रुव की आंखें तेज गति से बहते पानी को देखकर चमक उठी। चिंगारू, जल्दी बताओ, तुम इतने तेज बहते पानी में तैर सकते हो? मेरे पिता ने अपनी भूल मान ली है। इस वक्त अगर तुम कहो तो मैं इस नदी का रुख भी मोड़ सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वक्त बहुत कम है। यतिराज, आप मेरा एक हाथ पकड़िए और जिंगारू तुम मेरा दूसरा हाथ पकड़ो। हम 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तीन आकृतियां तेजी से बहते पानी की तरफ गिरी और फिर पलक झपकते ही तीनों नजरों से गुम हो गए। दूसरी तरफ दुश्मन देश की सेना अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी। कॉमरेड, ये दोनों हमारी तरफ भागते क्यों आ रहे हैं और ये चिल्ला क्या रहे हैं? भागो, जनरेटर फटने वाला है, भागो! इन शब्दों ने दुश्मन सेना पर जादू का असर किया। भयभीत सेना सैनिकों के कदम भागने के लिए उठे। भागो, भागो! लेकिन पाप का घड़ा फूट चुका था। पल भर में हिमालय की छाती पर लाशें ही लाशें बिछ गईं। काड़ा बम बम! इस धमाके की गवाह सिर्फ 6 आंखें थीं। बुराई का अंत सिर्फ विनाश ही है। अगर मैं बुराई का साथ देना जारी रखता तो मेरा भी यही हाल होना था। जानते हो ध्रुव, पहले हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब से हम मानवों की संगत में आए हैं तब से हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो गई हैं। लेकिन अब तो हम दुनिया के सामने आ गए हैं। अब ना जाने हमारा क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा यतिराज। आपके बारे में जानने वाले सभी व्यक्ति मारे जा चुके हैं, सिवाय मेरे। दुश्मन देश के गिने चुने व्यक्ति आपके विषय में जानते होंगे। उनसे बचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप अपना रहने का स्थान बदल दें। बाकी रहा मैं, तो यह मेरा वादा है कि मैं किसी को भी आप लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा। आप लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। धन्यवाद ध्रुव। तुमको जब भी हमारी ज़रूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं से भी बुला लेना। हम कहीं पर भी हों तुम्हारी आवाज़ ज़रूर सुन लेंगे। ध्रुव अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा दूर जाती दो आकृतियों को देखता रहा। फिर बाद में, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया ध्रुव। एक ही झटके में दुश्मनों के होश ठिकाने लग गए। लेकिन सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि यह काम तुमने अकेले किया है। तुम स्टेशन तबाह करने के बाद वहां उफनती नदी में कूदकर जिंदा कैसे बच निकले? कोई आदमी पहाड़ी नदी में कूदकर जिंदा नहीं बच सकता। सिर्फ इतना समझ लीजिए सर कि जब कोई राम बनकर दुष्टों के विनाश के लिए निकलता है तो उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं से हनुमान आ ही जाते हैं। समाप्त। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।